नमस्कार, उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। कांग्रेस उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने पूर्व सीएम हरीश रावत से ही आपदा प्रबंधन पर सवाल पूछा तो बीजेपी ने सवाल उठा डाले। कहा इसके बीच सिर फुटबॉल जारी है। कहा आकाओं को खुश करने के लिए ऐसा बयान दिया गया है। देखिए, सिर फुटबॉल का पर्यायवाची बन चुकी है कांग्रेस। आप देख ही रहे हैं, किसी की बात में तुरंत रिएक्शन होता है सबका, चाहे वो बड़े नेता हैं चाहे छोटे नेता हैं। वहाँ तो होड़ लगी है कि कौन कैसे किसके खिलाफ बोल के अपने आकाओं को कितने खुश कर पाएंगे या कितने प्रसन्न कर पाएंगे। ये होड़ लगी पड़ी है एक दूसरे की। और जो स्थिति है कांग्रेस में आज, जो स्थिति है वो सिर फुटबॉल की वजह से है। और मैं तो बार बार कहता हूं कि 5-6 नेताओं का आपसी द्वंद्व कांग्रेस को निश्चित रूप से रसातल की ओर ले जाएगा और ले जा रहा है। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने आपदा प्रबंधन को लेकर उत्तराखंड के सभी मुख्यमंत्री के ऊपर सवाल उठाए और इसी में उन्होंने खुद के ही पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के ऊपर भी सवाल उठा दिया। इसके बाद हरीश रावत ने उन्हें याद दिलाया कि मेरे कार्यकाल में कितना काम हुआ है। वहीं जब हरीश रावत से ये बात पूछी गई कि आपकी ही पार्टी के उपाध्यक्ष सवाल खड़े कर रहे हैं तो हरीश रावत ने कहा बाकी सब कुछ तो ठीक है, लेकिन सूर्यकांत धस्माना के इन 3 बातों पर मैंने जवाब दिया है। जिसमें उन्होंने एक मुख्यमंत्री जिसके समय में सारी आपदा आई और सारा सबसे विजय बघेल, जो मैं नाम नहीं लेना चाहता, उनको उन्होंने कह दिया कि उन्होंने संन्यास ले लिया। तो मैंने कहा भैया कब आपके कान पे कहा होगा तो कहा होगा, बाकी तो वो तो सक्रिय दिखाई दे रहे हैं राजनीति में। एक उस प्रश्न में मुझे लगा। दूसरा ये है, उन्होंने अपने पॉइंट को बनाने के लिए ये कहा कि सब मुख्यमंत्री जितने एक्स मुख्यमंत्री हैं सब जवाब दें। तो उसमें वो 4 भूतों के साथ, अब कांग्रेसी भूत में ही अकेले हूँ और तो कोई मुख्यमंत्री है नहीं, तो मुझ भूत को भी खड़ा कर दिया। बड़ी पोलाइट पार्टी है और सहिष्णु और जो है शाकाहारी पार्टी है। ये जो है धीरे धीरे ही सब चीज़ें कहते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने LUCC चिटफंड घोटाले की जांच CBI से करवाने की मंजूरी दे दी है। उत्तराखंड में इस LUCC नामक चिटफंड कंपनी ने 92 करोड़ के करीब घोटाला कर इसके लोग देश छोड़कर भाग गए, जिसमें उत्तराखंड के हजारों लोगों का पैसा लगा था। इसको लेकर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा सरकार इस बात की दोषी है कि सरकार इन्वेस्टर्स के पैसों को संरक्षित रखने में सफल नहीं हुई। सरकार कोई भी जांच कराए, लेकिन उन्हें स्पष्ट रूप से ये आश्वासन देना चाहिए कि जिन जिन लोगों का पैसा लगा है सरकार उनका पैसा वापस लाएगी। सरकार इस बात की दोषी है, सरकार इस बात की दोषी है कि सरकार इन्वेस्टर्स के पैसे को सुरक्षित रखने में सफल नहीं हुई। सरकार कोई जांच कराए, लेकिन सरकार को स्पष्ट रूप से ये आश्वासन देना चाहिए कि जिन जिन लोगों का पैसा लगा है वो पैसा सरकार वापस लाएगी। इस बात की गारंटी सरकार को पहले देनी चाहिए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने हरिद्वार पहुंचकर मनसा देवी मंदिर में दर्शन किए। इस दौरान उन्होंने मंदिर प्रबंधन के साथ मुलाकात भी की और भगदड़ वाले घटना स्थल पर भी पहुंचे। कांग्रेस नेताओं के साथ मनसा देवी मंदिर पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा हादसे के बहाने सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे। मीडिया से बातचीत करते हुए करण माहरा ने सवाल उठाया और कहा कि हादसे को लेकर कई तरह की बातें सामने आ रही हैं। वहीं करण माहरा पुलिस और प्रशासन की व्यवस्था पर भी सवाल उठाते हुए कहते हैं कि सरकार तैयार नहीं थी और अगर सरकार तैयार होती तो इस तरफ की कोई घटना ही नहीं होती। जब निरीक्षण के लिए गया वहाँ द्विवेदी से और पुलिस के लोगों से मैंने बातचीत की, लेकिन साथ में माँ के दर्शन भी किए और जितने लोग मृत हुए हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए उनसे प्रार्थना भी की है। घायलों को ठीक से उपचार मिले ये भी हम चाहते हैं। पूरी घटना को अगर देखें तो आप देख रहे हैं लगातार इस तरीके की घटनाएं बढ़ रही हैं, चाहे वो किसी के पंडाल में जहाँ प्रवचन हो रहे हैं वहाँ लोग आग लगने से मर जा रहे हैं। यहाँ भी अलग अलग बातें हैं, कोई कह रहा धक्का मुक्की भी, कोई कह रहा अफवाह फैलाई, कोई कह रहा करंट लगा। लेकिन एक मृतक ऐसा है जिसके पेट में जले के घाव हैं, वो फोटो हमारे पास है और उससे लगता है कि करंट वाली बात सही है।
पुलिस को दोष मैं इसलिए नहीं देना चाहता क्योंकि चुनाव ड्यूटी में अधिकतर पुलिसकर्मी थे, लेकिन निश्चित तौर पर प्रशासन और सरकार की कमी मैं मानता हूं। हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर में मची भगदड़ के दौरान 8 लोगों की मौत के बाद अब प्रदेश भर के मंदिरों में सुरक्षा ऑडिट को लेकर तैयारियां चल रही हैं। आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप ने सुरक्षा ऑडिट को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी है। उन्होंने बताया कि गढ़वाल परिक्षेत्र के मंदिरों में सुरक्षा ऑडिट को लेकर पुलिस के जनपद प्रभारियों को निर्देशित कर दिया गया है कि श्रद्धालुओं की भीड़ वाले मंदिरों को चिन्हित कर वहां प्रत्येक 15 दिन में सुरक्षा ऑडिट कराया जाए और इसकी रिपोर्ट तैयार कर भेजी जाए। प्रदेश में 2 चरण के पंचायत चुनाव संपन्न हो चुके हैं। वहीं 31 जुलाई को मतगणना होने जा रही है, जिसको लेकर देहरादून जिलाधिकारी सविन बंसल ने कहा कि दोनों चरणों में ग्राउंड पर जो टीम्स थी, चाहे पोलिंग पार्टीज हो, सेक्टर जोनल मजिस्ट्रेट हो या पुलिस विभाग ने सजगता से कार्य पूरा किया हो। मतदान प्रतिशत भी सम्मानजनक रहा है। उन्होंने बताया कि मतगणना के लिए भी ट्रेनिंग हो चुकी है, कार्मिकों की ड्यूटी निर्गत हो चुकी है, जो अधिकारी है उन्हें ब्रीफ कर दिया गया है। आयोग के निर्देश अनुसार शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न हुआ है और मतगणना होगी। देहरादून जिलाधिकारी सविन बंसल के प्रयासों से शहरी क्षेत्र में 17 नई राशन की दुकानों की सस्ते गले की दुकानें खुल गई हैं। जिलाधिकारी ने पूर्ति कार्यालय में सरकारी सस्ते गल्ले की नई दुकानों के लिए प्रस्तावित दबी फाइल को निकालते हुए टेंडर प्रक्रिया जारी करवाई थी। फलस्वरूप अब नई दुकानें खोली जा रही हैं, जिससे परिवारों को रोजगार के साथ ही महिलाएं, बुजुर्ग, वांछित वर्ग को सहूलियत मिलेगी। पहले भीषण गर्मी, वर्षों से ठंड में जनमानस को भीड़ में लगकर एक ही दुकान से राशन लेने को मजबूर थे। जिलाधिकारी ने नई सस्ता गल्ला की राशन दुकानों के लिए टेंडर करने के निर्देश दिए थे। इसके क्रम में समुचित प्रक्रिया संपादित करते हुए 17 दुकानों के आवंटन कर दिए गए हैं। अर्बन एरिया है, उसमें पॉपुलेशन निरंतर बढ़ रही है बाय लीप्स एंड बाउंड्स। सो बहुत लंबे समय से जो शॉप्स हमारी फेयर प्राइस राशन शॉप्स थी, उनकी संख्या में इजाफा नहीं हो रहा था फॉर रीजंस बेस्ट नोन टू दी डिपार्टमेंट। तो उसी क्रम में हमारे पास कई क्वार्टर से, कम्युनिटी ग्रुप से, बुजुर्गों से, हमारी विमेन ग्रुप से डिमांड्स आ रही थी कि हज़ारों उपभोक्ताओं को बहुत लंबी कतारों में लगना पड़ता है और जो शॉप्स हैं वो भी उनके निवास स्थलों से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे पड़ती हैं। उसका कारण यही था कि जैसे जैसे हमारे अर्बन एरिया में एक्सपेंशन हो रहा है, मोहल्ले नए बन रहे हैं, हमारी एक्सपेंशन हो रही है हैबिटेशंस में, लेकिन प्रोपोर्शनेट संख्या में शॉप्स का वृद्धि नहीं हो रही थी। उत्तराखंड में मानसून सीजन के दौरान आपदा प्रबंधन के लिए प्रदेश की सभी जनपदों को 365 करोड़ की धनराशि जारी कर दी गई है। आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया कि अभी तक कहीं पर कोई मेजर घटना सामने नहीं आई है, लेकिन मानसून सीजन के दौरान भूस्खलन और भारी बारिश के चलते तमाम तरह की दिक्कतें जरूर देखने को मिलती हैं। उन्होंने कहा कि प्रशासन की ओर से ऐसी स्थितियों से निपटने के लिए समुचित व्यवस्थाएं की जा रही हैं। मेजर नुकसान नहीं है, नुकसान से नुकसान हो रहा है और जो भी नुकसान हो रहा है उसके रेस्टोरेशन के लिए, रिकवरी रिकंस्ट्रक्शन के लिए लगातार विभाग काम कर रहे हैं। अभी तक आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से 365 करोड़ रुपए से ज़्यादा की धनराशि जनपदों को जारी की गई, विभागों को जारी की गई है। विभाग द्वारा काम किया जा रहा है, उसके बाद जब रिपोर्ट आएगी तब आपको। देहरादून नगर निगम शहर को स्वच्छ, सुंदर और व्यवस्थित बनाने के लिए निरंतर काम कर रहा है। इसी क्रम में नगर निगम ने कूड़ा उठाने की व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ किया है। नगर निगम के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अविनाश खन्ना ने बताया कि नगर निगम में कूड़ा उठाने के लिए कंट्रोल रूम बनाया जा रहा है, जिसमें आम जनता की शिकायत दर्ज होगी। पहले घरों से कूड़ा उठाने की जिम्मेवारी एजेंसी के पास थी, लेकिन लगातार आ रही शिकायतों को देखते हुए अब ये जिम्मेदारी सीधे निगम ने अपने हाथों में ले ली है। नगर निगम द्वारा तैनात पर्यावरण मित्रों को समय पर वेतन और आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिससे सेवा की गुणवत्ता में सुधार आया है। डॉक्टर खन्ना ने कहा, इस बार मानसून में जलभराव की स्थिति पहले की तुलना में काफी कम रही। इसका श्रेय नगर निगम की समयबद्ध कार्य योजना को ही जाता है। ये इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जो है
इसके अंतर्गत जो हमारे नगर निगम क्षेत्र के अंदर जितने भी हमारे कूड़ा वाहन है या फिर हमारे जो लॉरी टैंकर्स हैं या हमारे जितने भी गार्बेज वल्नरेबल पॉइंट्स हैं, हमारे जो मैकेनाइज्ड ट्रांसफर स्टेशन है, साथ ही साथ हमारा शीशमबाड़ा जो प्लांट है, इन सब की जो है रियल टाइम मॉनिटरिंग और जो पब्लिक के सुझाव है वो सब इसमें जो है इंटीग्रेट किए जाएंगे और रियल टाइम जो बेस पे कहाँ पर इस शिकायत को किस तरीके से निस्तारित किया जाना है संबंधित को, उसको जो है रियल टाइम बेसिस पे ही सूचना जो है उपलब्ध कराई जाएगी, जिसमें कि न केवल मॉनिटरिंग ठीक से हो पाएगी बल्कि जो कार्य है हमारे उसकी भी गुणवत्ता में काफी सुधार होगा। चमोली के सोनला के पास एक आर्मी की बस जो कर्णप्रयाग की ओर जा रही थी अनियंत्रित होकर बढ़ती पहाड़ी से टकराने के पश्चात सड़क पर पलट गई। इस दुखद हादसे में आर्मी के कई जवान घायल हो गए, जिन्हें तत्काल 108 एम्बुलेंस सेवा व स्थानीय पुलिस की सहायता से प्राथमिक उपचार हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कर्णप्रयाग भेजा गया। जोशीमठ से चली थी, लगभग इसमें 31 आर्मी के जवान थे जो कि रायवाला जा रही थी और सुबह करीब 8 बजे सोनला के पास बैंड पर अनियंत्रित होकर के गिर गई। इसमें कुछ लोग घायल हो गए, बाकी कुछ सही हैं। घायलों को उपचार के लिए 108 एम्बुलेंस से और अन्य वाहनों से राजकीय अस्पताल कर्णप्रयाग भिजवाया गया है। बाकी कोई ऐसी कैजुअल्टी नहीं है, सब स्वस्थ हैं, चोटें आई हैं, उनका इलाज चल रहा है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए जनपद के विभिन्न विकासखंडों में आबकारी विभाग ने अभी तक 377 छापे मारकर 359.8 लीटर शराब बरामद की है। आबकारी अधिकारी तपन पांडे ने जानकारी दी और बताया कि 21 जून से शुरू हुए अभियान में विभाग ने अब तक 377 छापे मारे हैं। 2.81 लाख रुपए की चालानी कार्रवाई भी की है। विभागीय रिपोर्ट के मुताबिक सबसे अधिक छापे नगर निगम कोटद्वार में मारे गए। यहां विभाग ने 161.61 लीटर अवैध शराब बरामद की, जिसकी कीमत 84,239 रुपए आंकी गई है। अकेले कोटद्वार में 12.25 लीटर देशी शराब के साथ ही 0.80 लीटर अंग्रेजी शराब भी जब्त की गई। थलीसैंड ब्लॉक में 60 छापों के दौरान विभाग ने कुल 38,812 रुपए की चालानी कार्रवाई की। यहां टीम ने अवैध शराब के 22 मामला दर्ज करते हुए मौके पर गिरफ्तारी भी की। विभाग ने श्रीनगर के अंतर्गत डॉग हरी सिंह ब्लॉक में भी अवैध देशी शराब की बरामदगी दिखाई है। आचार संहिता लागू होने मतलब 21 जून से लेकर अभी तक 25 जुलाई तक की हमारे यहाँ कुल मिला के 387 छापे डाले गए हैं। 24 केस दर्ज किए गए हैं। 416 लीटर शराब बरामद की गई, जिसकी अनुमानित कीमत 3,32,000 रुपए है। सर, ये चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हो, किस तरह से तैयारी की गई इसको लेकर? इसके लिए 5 लीटर मॉनिटरिंग टीम बनाई गई है और 5 लीटर मॉनिटरिंग टीम अपने अपने क्षेत्रों में 4 सर्किलों में 4 इंस्पेक्टर के अंडर में और 1 कौड़िया चेक पोस्ट पे तो लगातार 24 घंटे निगरानी और चेकिंग का कार्य चल रहा है। और अभी तक आबकारी विभाग द्वारा ये जो भी शराब की जब्ती की गई है और अन्य एजेंसियों द्वारा उतनी जब्ती नहीं की गई है। टिहरी जनपद के भिलंगना ब्लॉक की ग्राम पंचायत श्रीकोट गांव स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय नौकाड़ा बासर का भवन पूरी तरह जर्जर अवस्था में पहुंच चुका है। हालत यह है कि बरसात में यह तय कर पाना मुश्किल हो जाता है कि पानी बाहर गिर रहा है या अंदर। भवन की हालत देखकर विद्यालय कम और खंडहर अधिक लगता है। ग्रामीणों के अनुसार यह भवन वर्ष 2007 में निर्मित हुआ था और मात्र 1 वर्ष बाद ही इसकी छत से पानी टपकने की समस्या शुरू हो गई थी। आज 18 साल बाद भी न तो इसकी मरम्मत हुई है, ना ही स्थायी समाधान की कोई व्यवस्था की गई है। बरसात के मौसम में स्थिति और भी भयावह हो जाती है, जिससे छात्र छात्राओं और अभिभावकों में भय का माहौल रहता है। गांव के लोगों ने बताया कि भवन की बदहाली और शिक्षा व्यवस्था की लचर स्थिति के चलते कई परिवार गांव से पलायन कर चुके हैं। यही नहीं, इस भवन में आंगनवाड़ी केंद्र भी संचालित होता है, लेकिन भय और असुरक्षा के कारण वहां भी सिर्फ 2 ही बचे हैं, जबकि विद्यालय में महज 4 छात्र शेष बचे हैं। विद्यालय के शिक्षक विजय सिंह, जिनकी हाल ही में तैनाती हुई है, उन्होंने बताया कि उन्होंने विद्यालय की स्थिति की लिखित और मौखिक सूचना अपने उच्च अधिकारियों को दे दी है। अब देखना यह है कि विभागीय अमला इस ओर कितनी गंभीरता से कदम उठाता है। छात्रों ने बताया कि बारिश के समय छत से टपकता पानी और कमरों में घुसी नमी से उन्हें डर लगता है। ऐसे में शिक्षक कई बार छुट्टी देकर बच्चों को घर भेजने पर मजबूर हो जाते हैं। और सब जो है रास्ते में खराब हो गया और 2-3 आदमी ने जो दम भी तोड़ दिया। हमारे पास सबूत है, पदों के हैं, सुरगोट गाँव के हैं और आर्स के हैं,
जो जिन आदमी ने दम तोड़ दिया है। हम सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि हमारी रोड जो जल्दी से जल्दी जो है इसमें कार्रवाई किया जाए और हमारी स्कूल के जो है। और इधर विद्यालय में जो है अभी मैं आया तो मैंने देखा तो थोड़ा सा इधर वो झाड़ी वाड़ी खैर चलिए ये तो बरसात का एक विषय था, उसको हमने अपने स्तर से थोड़ा साफ सुफ करवा दिया है। अभी 4 दिन पहले ही जो है क्योंकि सारे दरवाजे खिड़कियां टूटे हैं तो एक बहुत बड़ा सांप यहाँ से जो है सीधे विद्यालय के अंदर प्रवेश कर गया और बड़ी मुश्किल से हमने इधर गाँव वालों की मदद से जो है उस सांप को जो है बाहर तक जैसे तैसे करके निकलवाया। तो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा खतरा बना हुआ है। मेरा नाम कलम सिंह है। स्कूल की स्थिति साहब हमारी बहुत ही खराब है। इस स्कूल को अभी जो है 15-20 साल बने हुए है, पर स्कूल ये पहले जब भी स्कूल बना ये तो उसी 1-2 साल में स्कूल ये पूरा खत्म हो गया, पहले उखड़ने लगा था ये। सितारगंज में निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष रेणु गंगवार के बरा स्थित फार्म हाउस पर देर रात अज्ञात बदमाशों द्वारा हमले का प्रयास किया गया। फार्म हाउस के स्टाफ और आसपास के ग्रामीणों की सतर्कता से एक बदमाश को पकड़ लिया गया, जबकि अन्य बदमाश अपनी स्विफ्ट कार छोड़कर जंगल की ओर भाग निकले। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और बदमाश व कार को कब्जे में ले लिया। रेणु गंगवार के पति सुरेश गंगवार ने बताया कि हमलावरों की संख्या 3 थी, जिनमें से 2 ने स्टाफ पर पिस्टल तान दी थी। उन्होंने आरोप लगाया कि क्षेत्र में गुंडों और बदमाशों का खुला आतंक है और प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। उन्होंने आशंका जताई कि उनकी और उनके परिवार की हत्या की साजिश रची जा रही है। सुरेश गंगवार ने बताया कि घटना की जानकारी एसएसपी और डीजीपी को दी जा चुकी है और जल्द ही वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भी इस मामले में मुलाकात करेंगे। घटना के बाद फार्म हाउस पर ग्रामीणों और समर्थकों की भारी भीड़ जमा हो गई थी। हम लोग हमारे 2 गेस्ट आए हुए थे तो हम भोजन कर रहे थे। मैंने ताला बंद करा रखा था, कुछ ज़रूरी बात भी करनी थी तो अचानक मेरे स्टाफ वाले आए, कह रहे गाड़ी का हॉर्न बजा रहे हैं कई लोग। तो मैंने देखा, मैंने हो सकता है कि हमारे क्षेत्र के आस पड़ोस के लोग ना हों, एक बार देख लो कौन है। तो मैंने कहा लोग कहेंगे कल तक वोट डलवाया, दरवाज़ा नहीं खोल रहे हैं। तो मैंने कहा कोई लोकल व्यक्ति हो तो मेरी बात कराना, फिर मैं बुला लूँगा। उत्तराखंड में बाघों की संख्या कितनी है, इसके आकलन की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। बता दें, बाघों की गणना के लिए अक्टूबर के पहले चरण में साइंस सर्वे शुरू किया जाएगा। वैसे उत्तराखंड में साल 2022 में बाघों की गणना हुई थी, जिसमें पूरे उत्तराखंड में 560 टाइगरों की संख्या पाई गई थी। अब साल 2025 में दोबारा से प्रदेश में कितने बाघ हैं उसके आकलन के लिए काम शुरू हो गया है, जिसको लेकर प्रमुख वन संरक्षक डॉक्टर सबीर सिन्हा ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि भारत सरकार नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के साथ मिलकर हर 4 साल बाघों की गणना की जाती है और उसी की तैयारी प्रारंभ की गई है। तराई के तमाम क्षेत्रों में जहां बाघों की उपस्थिति पहले भी पाई गई है, उन सभी को साथ लेकर समग्र अभियान चलेगा। उत्तराखंड में पिछली जो गणना हुई थी उसमें 560 बाघों की उपस्थिति दर्ज की गई थी, जो कि उत्साहवर्धक है, क्योंकि भारत में तीसरा स्थान हमारा रहा है जहां पर सबसे ज़्यादा बाघ हैं। हमें विश्वास है कि इस बार भी जो गणना की जाएगी उसमें अच्छे परिणाम निकल कर आएंगे। जानते हैं कि भारत सरकार और जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है उसके द्वारा हर 4 साल पे बाघों की गणना की जाती है और उसी की तैयारी अभी प्रारंभ की है एनटीसीए ने। तो हमारे जो प्रदेश के चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन है और उनकी टीम में जो प्रोजेक्ट टाइगर के जो अधिकारी हैं और साथ ही तराई के तमाम क्षेत्रों में जहाँ पर बाघों की उपस्थिति पहले भी पाई गई है, उन सभी को साथ लेकर ये समग्र अभियान चलेगा। जो पूरे भारत में जो अभियान चलेगा उसके साथ ही चलेगा और उसका एक हिस्सा होगा। आप जानते हैं कि उत्तराखंड में जो पिछली गणना हुई थी उसमें 560 बाघों की उपस्थिति दर्ज की गई थी, जो कि बहुत ही उत्साहवर्धक है, क्योंकि ये भारत में तीसरा स्थान हमारे राज्य का रहा है। और घनत्व के दृष्टि से अगर देखें तो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का जो कोर एरिया है वहाँ पर पूरे विश्व में बाघों का सर्वाधिक घनत्व आंका गया है। जिला अस्पताल पौड़ी में अब सिजेरियन डिलीवरी की सुविधा शुरू कर दी गई है, जिससे गर्भवती महिलाओं को श्रीनगर या देहरादून और दूरस्थ स्थानों पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर एलडी सेमवाल ने बताया कि अब तक 6 सफल सिजेरियन ऑपरेशन किए जा चुके हैं। महिलाओं और उनके परिजनों के लिए ठहरने व भोजन की निःशुल्क व्यवस्था भी की गई है। पूर्व में यह अस्पताल पीपीपी मोड में संचालित था, जिसे अब पुनः सरकारी व्यवस्था के तहत संचालित किया जा रहा है। स्वास्थ्य सेवाओं में हो रहे सुधार से जनता में संतोष देखा जा रहा है।
डॉक्टर रूपा स्त्री रोग विशेषज्ञ ने बताया कि जिला अस्पताल पौड़ी में पहले केवल सामान्य प्रसव ही किए जाते थे, लेकिन सिजेरियन डिलीवरी के लिए महिलाओं को श्रीनगर या अन्य स्थानों की ओर जाना पड़ता था। अब जिला अस्पताल पूरी तरह से सिजेरियन ऑपरेशन की सुविधा दी जा रही है। अब तक 6 सफल ऑपरेशन भी किए जा चुके हैं। पहले यहाँ पे नॉर्मल डिलीवरीज तो पहले भी हो रही थी जब से मतलब फंक्शनल हुआ था ऑपरेशन, बट अभी जो है कुछ दिनों से हमने यहाँ पे जो इमरजेंसी की सिजेरियन से डिलीवरीज होती हैं वो भी स्टार्ट कर दी है और अभी तक टोटल 6 ऑपरेशंस हो भी गए हैं। ऑपरेशन के साथ और डिलीवरी के बाद की जो नसबंदी होती है वो भी हो रहे हैं अभी यहाँ पे, जिसके लिए पहले पेशेंट श्रीनगर हॉस्पिटल जाते थे, बट अभी ये सारी सुविधाएं यहाँ पे अवेलेबल हैं। जी, मैं आपको बताना चाहूँगा अभी तक हमने यहाँ पे 3 हमने सिजेरियन ऑपरेशन कर दिए हैं, जिसके पहले लोगों को श्रीनगर ऐसे भी और आगे जाना पड़ता था। अब हमारे OTV सुचारू रूप से हो गई हैं, स्टार्ट हो गई हैं और अब सिजेरियन ऑपरेशन यहीं पे किए जा रहे हैं और हल्के फुल्के जो महिला रिलेटेड जो ऑपरेशन होते हैं। देहरादून से मसूरी जाने वाले यात्रियों को ट्रैफिक जाम की परेशानी से अब राहत मिलने वाली है। पर्यटन विभाग ने मसूरी रोपवे परियोजना पर काम शुरू कर दिया है। ये रोपवे न केवल आवागमन को आसान बनाएगा बल्कि क्षेत्र के पर्यटन को भी नई गति देगा। पर्यटन सचिव धीराज गर्व्याल ने बताया कि मसूरी रोपवे परियोजना के तहत 26 टावरों के निर्माण का कार्य शुरू हो चुका है और विद्युत विभाग द्वारा सब स्टेशन हटाने की प्रक्रिया भी पूरी कर ली गई है। उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट से मसूरी की ट्रैफिक समस्या में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा और साथ ही पर्यटकों की संख्या में भी इजाफा होगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।